बेचारा मजदूर पति और शातिर पत्नी। माँ, माँ मुझे मत मारो माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है माँ? अरे तूने नहीं, तेरी इन दोनों आँखों ने किया। अरे क्या जरूरत थी तुझे मेरे कमरे के बाहर खड़े होने की? मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे कमरे के बाहर दिखाई मत दियो। माँ, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आपके लिए खाना बनाकर लाए थे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, खास तौर पर अपने पिता को तो इसके बारे में बताना भी मत, नहीं तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। तभी राधिका के कमरे से एक आदमी निकलकर बाहर आता है और राधिका को गले से लगाकर कहता है, अरे डार्लिंग, इन बेचारे बच्चों को क्यों डांट रही हो? छोड़ दो इन्हें। चलो, अब मेरे जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे मैं इन्हें डांट नहीं रही हूँ, मैं तो इन्हें अच्छी बातें सिखा रही हूँ। अच्छा तो फिर कल शॉपिंग मॉल में मिलते हैं। अनुज राधिका को गले से लगाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राधिका भी अपने कमरे में चली जाती है। मुझे माँ की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आखिर माँ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? काश हम इनके बारे में अपने पिता को बता पाते। अनुज और वंशिका दोनों भाई बहन अपनी माँ के डर से रो रहे होते हैं। आखिर ऐसा क्या था जो वो दोनों अपने पिता को बताना चाहते थे, लेकिन माँ के डर के कारण वो अपने पिता को कुछ भी नहीं बता पाए। इस कहानी को समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। राधिका, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ बदल गया है। मैंने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी तरक्की की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? ये सब तो आपकी ही वजह से हुआ है। आपने दिन रात जो एक किए हैं। लेकिन मुझे सहारा तो तुमने ही दिया था। ऐसा कहकर हेमंत राधिका को गले से लगा लेता है। उनकी शादी को धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, जिसके चलते उन्हें 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक का नाम वंशिका और एक का नाम सूरज होता है। राधिका अपने पति हेमंत और अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही होती है। अब वंशिका और अनुज भी बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन हिमालय से हेमंत का दोस्त अनुज आता है। अरे मेरे भाई, कितने सालों बाद तुझे देख रहा हूँ। तुझे देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ, ये तो है ही। तुझे भी देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। हम दोनों कितना खेला करते थे एक साथ। तभी हेमंत की पत्नी राधिका चाय लेकर आती है। जैसे ही राधिका अनुज को देखती है, वह उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि अनुज बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। वहीं अनुज भी राधिका को देखता ही रह जाता है। अरे अनुज, ये तेरी भाभी है और ये दोनों हमारे बच्चे हैं। अरे वाह, क्या बात है। लगता ही नहीं कि भाभी 2 बच्चों की माँ भी है। बिल्कुल मेंटेन कर रखा है अपनी खूबसूरती को। आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती। हाँ, ये तो है ही। मेरी राधिका बहुत खूबसूरत है और इसके शुभ पैरों ने मेरी तरक्की को और भी बढ़ा दिया है। हेमंत और अनुज दोनों ही आपस में बातें करते रहते हैं, जिसके चलते अनुज का पूरा ध्यान राधिका के ऊपर ही होता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुज अब हेमंत के घर में आना जाना शुरू कर देता है और अपनी बातों के जाल में वह राधिका को फंसा लेता है। अनुज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कहा? तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? हाँ, जो तुम चाहो। मुझे हेमंत की बर्बादी चाहिए। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? अगर आज तुमने मना किया तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। राधिका अनुज को हाँ कर देती है, जिसके बाद वह दोनों मिलकर हेमंत को बर्बाद करने पर लग जाते हैं। राधिका धोखे से हेमंत के सिग्नेचर उसके बिजनेस के पेपरों के ऊपर करवा लेती है और सारे पेपर अनुज के नाम कर देती है। इस बात की हेमंत को कानों कान खबर भी नहीं होती। राधिका, ये सब क्या हो गया? एक पलक झपकते ही सब कुछ खाक में मिल गया। कहा तो मैं करोड़पति था और अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। राधिका हेमंत को झूठा दिलासा देते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से बेचारा हेमंत एक टूटे फूटे मकान में रहने लगता है और मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों और राधिका का पेट पालना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राधिका हेमंत के जाने के बाद अपने घर पर अनुज को बुला लिया करती, जिसके चलते एक दिन वंशिका और सूरज अपनी माँ को अनुज के साथ देख लेते हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हो? क्या आप मेरे पिता को धोखा दे रही हो? राधिका वंशिका के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहती है। बड़ी कैंची की तरह तेरी जुबान चल रही है। अगर एक भी शब्द तूने और निकाला तो तेरी जुबान को काटकर फेंक दूंगी। राधिका अपने दोनों बच्चों को बहुत मारती है, जिसके बाद वह अपने बच्चों को अपना मुंह बंद करने के लिए डराती और धमकाती है। अगर ये बात तुम्हारे पिता तक पहुंची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मार दूंगी।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी इस दुनिया से चलते बनेंगे। बस कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद तुम और मैं खुशी खुशी रहेंगे। एक दिन अनुज राधिका को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ से हेमंत मजदूरी करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, जहां वह एक शोरूम के अंदर राधिका को अनुज के साथ जाते हुए देखता है। अरे ये राधिका अनुज के साथ क्या कर रही है? चलो कोई नहीं, शायद कुछ जरूरी काम होगा। हेमंत जब वापस अपने घर लौटता है तो वह अपने बच्चों को रोता हुआ देख उनसे पूछता है, अरे बच्चों, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? आखिर क्या बात है? वंशिका और सूरज दोनों मिलकर अपने पिता को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह हेमंत की शादी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा गेम खेला। हेमंत तुरंत पुलिस थाने जाता है और अपनी पत्नी और अपने दोस्त के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता है। पुलिस साहब, इस पूरी वारदात के चश्मदीद गवाह मेरे दोनों बच्चे हैं। मैं बस आपसे अपने दोनों बच्चों और अपने लिए इंसाफ चाहता हूँ। हेमंत की कंप्लेंट पुलिस दर्ज कर लेती है, जिसके बाद पुलिस अनुज और राधिका को 400 BC के तहत गिरफ्तार कर लेती है। राधिका, मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, लेकिन तुमने तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी बर्बादी का इतना बड़ा खेल खेल दिया, और उस खेल में तुमने मेरे बच्चों को इतना टॉर्चर किया कि इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे डिवोर्स मत दीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं बहक गई थी, इस आदमी ने मुझे अपनी बातों में बहका लिया था। तुम ना तो एक अच्छी माँ बन सकती हो और ना एक अच्छी पत्नी। अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं अपने बच्चों को अपने बलबूते पर पाल लूंगा। पुलिस राधिका और अनुज को जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, जिसके बाद हेमंत को उसके बिजनेस का पूरा हिस्सा वापस से मिल जाता है और वह अपने बच्चों को खुद अच्छी परवरिश देने लगता है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदरी शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी बदसूरती को निहारते हुए आंसू बहा रही होती है। तभी उसकी माँ मेनका फुसफुसाती हुई कमरे में आती है। बस भगवान, इस बार मेरी बेटी का घर बस जाए तो बाहर उतरे। अरे ये क्या सुंदरी, अब तक तो तैयार नहीं हुई। लड़के वाले किसी भी वक्त आते ही होंगे। अगर उन्होंने तेरा दाग धब्बे भरा चेहरा और ये अध जला चेहरा देख लिया तो दूर से ही भाग जाएंगे। अरे इतना महंगा मेकअप क्या रखे रहने के लिए ही नोट खर्च किए थे। जल्दी से मेकअप करके अपना ये दाग धब्बों से भरा चेहरा सजा ले। मगर माँ, मेकअप से मेरे चेहरे के दाग धब्बे छिपाकर शादी करना, ये तो सरासर धोखाधड़ी होगी। अरे बंद करिए भाषण झाड़ना। क्या लगता है, अरे कौन सा लड़का तेरे भद्दे रूप के साथ तुझे अपनाना चाहेगा? आज के समाज में सिर्फ सुंदरता का मोल है। अब तैयार हो जा। अपनी माँ मेनका के आगे बेचारी सुंदरी घुटने टेक देती है और अपने चेहरे की बदसूरती को मेकअप के जरिए ढककर सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार होकर लड़के वाले के सामने आती है, जहाँ बैठा शुभ उसकी सुंदरता का कायल था, मगर उसे क्या खबर थी कि वो एक महज मेकअप का झूठ था। कुछ देर बाद, बहन जी, आपकी बेटी तो सूरत की बड़ी धनी है। नाक नकश कितने तीखे हैं इसके, और कद काठी भी मेरे बेटे से मेल खा रही है। अब तो आपकी सुंदर बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। ये सुनकर मेनका सभी को मिठाई खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी मन ही मन कुड़ते हुए कहती है, सच ही कहा था माँ ने, जमाना सिर्फ खूबसूरती का कायल होता है। सभी सिर्फ इंसान की सुंदर सूरत देखते हैं, मगर कोई ये नहीं देखना चाहता कि वो काया से कपटी है, छली है या प्रेमी। अब मुझे भी अपने बदसूरत चेहरे को इस मेकअप में कैद करके इस दौड़ की दोहरी जिंदगी जीनी ही होगी। गुजरते समय के साथ सुंदरी की शादी शुभ से हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल आ जाती है। अरे शकुंतला, सुना है तेरी बहू बहुत सुंदर है, जरा चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं? रीत रस्म नाम की भी कोई चीज होती है। वैसे भी कल ही तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, मुंह उठाकर चली आना। थोड़ी ही देर में सभी बाराती और गांवगढ़ अपने घर चले जाते हैं और शकुंतला बोलती है, सुंदरी बहू, तू भी शादी ब्याह के भागदौड़ में थक गई होगी। जाकर आराम कर ली। जी माँ जी। सुंदरी अपने कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी होकर अपने खूबसूरत चेहरे को देखकर दुखी होते हुए कहती है, सुना था कि आईना हमेशा सच बोलता है, मगर आज इसके सामने एक झूठा खूबसूरत चेहरा खड़ा है। सच तो ये है कि ये सारे रिश्ते मुझे झूठी सुंदरता की सौगात में मिले हैं। जिस दिन मेरी असलियत इनके सामने आएगी,
उस दिन ये ससुराल मुझ बहू के लिए सैलाब बन जाएगा। ऐसा कहते हुए बहू की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं। तभी उसका पति शुभ उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। आप कब आए? हाँ, बस अभी, जब तुम अपने चांद से चेहरे को आईने में देख रही थी। सचमुच सुंदरी, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरे हाथों को कोहिनूर का हीरा सा दिया है। तो मेरी जिंदगी में वो जलता हुआ जुगनू बनकर आई हो जो रात के अंधेरे को अपनी टिमटिमाहट से रोशन करता है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं शुभ कि मैं जुगनू नहीं बल्कि दागदार चांद हूँ। आपका प्यार भी मुझे मेरी खूबसूरती के खैरात में मिल रहा है। गुजरते हुए लम्हों के साथ शादी की उस रात सुंदरी और शुभ एक दूसरे के हो जाते हैं। सुबह होते ही सुंदरी जागकर अपने चेहरे के जले हुए भाग और अपनी बदसूरती को मेकअप की बारीकियों से छुपा लेती है। इससे पहले कि कोई उठे, मुझे जल्दी से कामकाज खत्म करना होगा। सुंदरी झटपट से सारा कामकाज पूरा करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। इतनी देर में सभी खाने की मेज पर आकर बैठ जाते हैं और सुंदरी के ससुर दयाराम बोलते हैं, अरे देख रही हो भाग्यवान, बहू के आ जाने से घर का कोना कोना जैसे जी उठा है। हाँ शुभ के बाबूजी, बहू ने तो घर की जात ही बदल दी। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि सुंदरी खाना लेकर मेज पर खाना परोसती है। अरे वाह बहू, क्या स्वादिष्ट खाना पकाया है। ये ले, तेरे ससुर जी की तरफ से शगुन। सचमुच बहू, क्या जायकेदार खाना बनाया है तूने। तेरे हाथों में जादू है। मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। शक्ल अकल में धनी होने के साथ साथ गुण की भी गड़ी हुई है। अपनी सास ससुर की तारीफ सुनकर सुंदरी उभरी हुई मुस्कान देती है। कुछ देर बाद, बहू, ये साड़ी मैंने खास तेरे मुंह दिखाई के लिए खरीदी थी। शाम को इसे पहनकर समय से तैयार हो जाना। वैसे तो सब तेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर जल भुनी जाएंगी। जी ठीक है माँ जी। बहू अपने सास के कहे अनुसार शाम होते ही सज धज कर तैयार हो जाती है। तभी मोहल्ले की औरतें तोहफा लेकर घर आती हैं, जिसके साथ मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। अरे आ गया, आजा रज्जो, और मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर। हाँ हाँ क्यों नहीं। रज्जो जैसे ही शकुंतला की सुंदर बहू का घूंघट उठाती है, सुंदरी की खूबसूरती देखकर बोलती है, अरे शकुंतला, तेरी बहू तो हूर की परी जितनी खूबसूरत है। अरे शुभ के तो बागे ही खुल गए, अप्सरा जैसी बीवी मिली है उसे। अरे बस कर रज्जो रानी, क्यों मेरी बहू के खूबसूरत नुरानी चेहरे को नजर लगा रही है। चल तू आ सुशीला। अरे खरा सच कहाँ है रजनी, तेरी बहू तो सचमुच बहुत खूबसूरत है। अरे बहू जरा बता तो, तेरे इस खूबसूरत चेहरे का राज क्या है। क्यों सुशीला, इस बुढ़ापे में तुझे भी खूबसूरत बनने की खुमारी चढ़ रही है क्या? पाँव कब्र में पड़े हैं मगर सुंदर होने की होड़ देखो। इस तरह एक एक करके सभी पड़ोसने शकुंतला की खूबसूरत बहू का चेहरा देखती हैं। समय गुजरता है, सुंदरी हर दिन मेकअप की बारीकियों से अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बना लेती है। मगर एक सुबह सुंदरी देर तक सो रही होती है, जिस मारे उसके चेहरे का मेकअप पूरे बिस्तर में लिपट जाता है और उसकी बदसूरती उभर आती है। अरे आज बहू को क्या हो गया है? बाकी दिन तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। जैसे ही शकुंतला अपनी बहू के कमरे में कदम रखती है तो सुंदरी की बदसूरती देखकर हक्की बक्की होकर चीख पड़ती है। उसकी चिल्लाहट से शुभ और सुंदरी झुंझलाहट के साथ उठ जाते हैं। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? बेटा, बहू का चेहरा जला हुआ है। इसका मतलब वो खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब था। खूबसूरती की आड़ में मेनका अपनी बेटी को हमारे पल्ले बांध गई। शकुंतला की जली भुनी बातें सुनकर सुंदरी फफक फफक कर रोते हुए बार बार एक ही शब्द दोहराती है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मैंने कहा था माँ को सच न छुपाने को। मेरा मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि एक बदसूरत लड़की को जीने का अधिकार नहीं। जिसके बाद सुंदरी भागती हुई किचन में जाती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस जलाने वाली ही होती है। तभी वहाँ पर सभी लोग भागकर आते हैं और सुंदरी को बचाकर शुभ कहता है, अरे होश में आओ सुंदरी, अरे अपने बदसूरत चेहरे के लिए तुम अपनी जान देने चली हो। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम अभी खूबसूरत हो और चेहरे की खूबसूरती सारी उम्र साथ नहीं चलती। साथ चलता है तो प्यार और विश्वास। भले तुम एक खूबसूरत नहीं रही, मगर मैंने तुम्हारी आंखों में खराई को देखा है।
बहू, अपनी सास के बर्ताव को दिल से न लगाना। पल भर के लिए मैं भूल गई थी कि तेरा व्यवहार कितना भला और मिलनसार है। और तू चिंता मत कर, हम तुझे बड़े डॉक्टर से दिखाएंगे। झूठी खूबसूरती का राज खुल जाने के बाद भी पूरा ससुराल बहू के साथ खड़ा होता है। सुंदरी इस सच को न तो निगल पा रही थी न उगल पा रही थी, क्योंकि उसने तो अपनी बदसूरती बाहर आने के माहौल की बुरी छवि पहले ही मन में बसा ली थी, मगर अब वो छवि धुंधली हो रही थी। शुभ और शकुंतला ने सुंदरी को बड़े बड़े सर्जन से दिखाया, जहां एक सर्जरी के बाद बहू का बदसूरत चेहरे पर जले हुए गहरे दाग परिवार के साथ और डॉक्टर के अथाह प्रयास से धुंधले पड़ गए। आज सुंदरी अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल गई है। उसके मन में बसा हुआ खूबसूरत चेहरे का खौफ भी खत्म हो गया है। तनीषा अपने कमरे में रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही होती है, जिसके मिट्टी खाने की आवाज से राघव नींद से जाग जाता है। अरे आखिर ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? राघव चुपके से तनीषा को देख लेता है, जिसके बाद वो तनीषा से कहता है, अरे तनीषा, इतनी रात के समय तुम क्या खा रही हो? जरा मुझे दिखाओ। तनीषा घबरा जाती है और मिट्टी छुपाने लगती है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़े से बादाम खा रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ छुपकर मिट्टी खा रही हो? अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं मिट्टी क्यों खाऊंगी? मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ। राघव तनीषा के मुंह पर लगी हुई मिट्टी देख लेता है, जिसके बाद उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि तनीषा रात के समय छुपकर मिट्टी खा रही थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम छुपकर मिट्टी खा रही थी। अब चुपचाप मुझे मिट्टी दिखा दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। तनीषा राघव के कई बार कहने के बाद भी राघव को मिट्टी नहीं देती, जिसके बाद राघव को जबरदस्ती उसके हाथ से मिट्टी छीननी पड़ती है। कितनी बार समझाया है कि मिट्टी मत खाओ मत खाओ मत खाओ, लेकिन तुम हो कि हमारी बात को समझती नहीं हो। अरे इस मिट्टी से तुम्हें कितनी बीमारियां हो सकती हैं, तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है? अजी मैं तो बचपन से ही मिट्टी खा रही हूँ, अगर बीमारी होनी होती तो पहले ही हो जाती। अब क्या मुझे कोई बीमारी होगी? अब तो मुझे मिट्टी खाने की आदत हो गई है। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें और हमें एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी मिट्टी नहीं खाऊंगी। यही बात तुम पहले भी कई बार कह चुके हो। अगर इसके बाद मुझे तुम्हारे पास मिट्टी या फिर मुझे मिट्टी खाते हुए दिखाई पड़ गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राघव तनीषा को बहुत ज्यादा डांटता है, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राघव खाने की टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी माँ अंजना से कहता है, माँ आप तनीषा का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? अरे आखिर इसके पास इतनी मिट्टी आती कहाँ से है? मेरी बात मानो, घर में जितनी भी मिट्टियां हैं उसे निकाल फेंको। अरे कितनी बार तो मैंने मिट्टियां निकाल निकाल कर फेंकी हैं, लेकिन तेरी बहू इतनी महान है कि बाहर से खरीद कर ले आती है। अब तो इसके पेट में भी दर्द रहता है, लेकिन ये हमारी बात मानती कहाँ है। अरे माँ जी, पेट में दर्द तो खाना ना खाने की वजह से होता है, ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी खाने से मेरे पेट में दर्द होता है। अरे बस कर बहू, कितना झूठ बोलती है। तेरी हालत तेरे शरीर से ही दिख जाती है। मिट्टी खा खाकर तूने अपने शरीर और अपने चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ लिया है। तनीषा अपनी सास और अपने पति की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसे जरा भी उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकालती है, और रोज कहीं न कहीं से मिट्टी लाकर खाने लगती है। कुछ दिनों में उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पाचन तंत्र में भी दिक्कत हो जाती है और उसके छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं। एक दिन जब तनीषा ये सब देखती है तो वो खुद से कहती है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, मेरे मल में तो कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब मैं क्या करूं? ऊपर से मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। तनीषा मिट्टी खाने की वजह से अपनी ये परेशानियां ना तो अपने पति को बताती और ना ही अपनी सास को। रोज रोज उसकी सास और उसका पति भी उसे बोल बोल कर परेशान हो चुका था, इसलिए उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था। देखते ही देखते तनीषा को भूख भी लगनी बंद हो जाती है और वो दिन प्रतिदिन सूखने लगती है। अरे तनीषा चलो बैठो, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। नहीं जी, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे क्यों बहू, क्या हुआ? तुझे कई दिनों से देख रही हूँ, तू खाना भी नहीं खा रही है। अरे माँ जी, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, इस वजह से मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा। जब इतनी मिट्टी पेट भरकर खाएगी तो खाना थोड़ी ना खा पाएगी तू। क्या हुआ है तुम्हारे पेट में? चलो मैं डॉक्टर को दिखा देता हूँ, वो तुम्हें दवाई दे देंगे और तुम्हें आराम पड़ जाएगा। राघव की ये बात सुनने के बाद तनीषा अपने मन ही मन सोचती है,
अगर मैं इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई तो इन्हें पता चल जाएगा कि मिट्टी खाने की वजह से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। फिर ये मुझे मिट्टी खाने भी नहीं देंगे और डांटेंगे अलग से। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, चली जा डॉक्टर के पास, डॉक्टर तुझे अच्छी दवाई दे देगा। अरे नहीं माँ जी, दवाई तो मेरे पास पहले से ही है और मैं दवाई खा चुकी हूँ और अब मुझे मेरे पेट के दर्द में आराम भी लग रहा है। और वैसे भी पेट में दर्द तो होता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कहकर तनीषा घर के कामों में लग जाती है, जिसके बाद अंजना और राघव भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करते। राघव नाश्ता करके अपनी ड्यूटी निकल जाता है और अंजना सत्संग जाने के लिए निकल जाती है और घर पर तनीषा अकेली रह जाती है। अच्छा हुआ माँ जी और राघव जी बाहर चले गए। अब मैं मिट्टी लेकर आऊंगी और आराम से बैठकर मिट्टी खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। तनीषा अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और अपने घर ले जाकर आराम से खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, जब तक मिट्टी ना खा लूं मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता। अब थोड़ी सी राहत आई है। तनीषा धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टी खा जाती है, जिसके बाद उसे पेट में बहुत तेज दर्द उठता है जो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता। हे भगवान, ये क्या, मुझे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में, अब मैं क्या करूं? तनीषा दर्द के मारे रोने लगती है, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके राघव को फोन करके बुलाती है और उसे अपने पेट के दर्द के बारे में बताती है। राघव जी, आप जहाँ भी हो जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मेरी जान निकल जाएगी। तनीषा, तुम बस 10 मिनट रुक जाओ, मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव तुरंत अपने ऑफिस से निकलता है और अपने घर पहुंचकर तनीषा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसके बाद डॉक्टर मनीषा का चेकअप करते हैं और राघव को बताते हैं, देखिए आपकी पत्नी बहुत ज्यादा मिट्टी खाती है, जिसकी वजह से उसके पेट में कीड़े बन गए हैं और ऊपर से पेट में पथरी भी हो गई है। अब हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। जितना पैसा लगेगा मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। राघव की बात डॉक्टर सुनता है और तनीषा का ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तनीषा के पेट से पथरी और सारे कीड़े निकाल देते हैं और उसके पेट के भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, जिसके बाद तनीषा का पेट दर्द कम हो जाता है। देखा तनीषा, हमारी बात न मानने का नतीजा, मैंने कहा था कि तुम्हारी इस मिट्टी खाने की आदत की वजह से हम सबको एक दिन बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। आज के बाद मैं कभी भी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबक मिल गया है। उस दिन के बाद से तनीषा मिट्टी खाना बंद कर देती है और अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू कर देती है। कुछ ही महीनों में तनीषा पहले की तरह स्वस्थ और हेल्दी हो जाती है। अब तनीषा अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। देखो भाई साहब, वैसे तो आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं, क्योंकि एक तो इसका काला रंग, ऊपर से नैन नक्श से भी नाकाम, पर बेटी जात जानकर इसे बहू बना रही हूँ। बदले में बतौर 10 लाख का दहेज, एक 4 चक्के की कार और घर बार का साज सामान, बारातियों का स्वागत सत्कार होगा। मोहिनी के मुंह से दहेज की मांग से बेबस बाप धीना असमंजता में डाल देता है। मगर मैं बेचारा गरीब बाप दहेज का इतना दाम कहाँ से जोड़ सकूंगा? मैं कौन सा दहेज का 10 लाख अभी ही मांग रही हूँ, वो तो ब्याह के बेला की बात है। बेटी का ब्याह धीना को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। बावजूद इसके धीना दहेज का सारा दाम नहीं जोड़ पाता। पुश्तों से लेकर सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद भी उसे पैसे कम पड़ते हैं। ब्याह के दिन बेटी की विदाई की बेला पर पिता कहता है, अरे समधन जी, दहेज में 2 लाख का दाम कम रह गया, बहुत जल्दी वो ही चुका दूंगा। इसके बाद बारात दुल्हन के लिए ससुराल की ओर अग्रसर होती है, जहां मोहिनी कड़वे शब्दों में कोहिना का स्वागत करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली कमली कुरूपा बहू, अपने काले कदमों से गृह प्रवेश करके भीतर आ जा। जैसे ही कोहिना भीतर आती है, बिजली गुल हो जाती है। हे ईश्वर, इस कलमुही के काले मनहूस कदम पड़ते ही घर का उजियारा अंधियारे में छा गया। मोहिनी के मुंह से कड़वे बोल सुनकर कोहिना अपने मन में कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, अपने भक्त पर कुलक्षणी का कालिक लगने से बचा लो भगवान। एकाएक पूरा घर रोशनी से उजागर होता है,
मानो भगवान ने भक्त की पुकार सुन ली हो। अभी सप्ताह भर भी हुआ था कि सास का सताव शुरू हो जाता है। अरे ओ मेरी काली कलमुही बहू, शादी को सप्ताह बीत गया, अब तक तेरा बाप पैसे लेकर यहाँ पधारा क्यों नहीं? सासू माँ, कल ही मेरी बाबूजी से बात हुई थी, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अरे मैं तेरे बाप के दुखों का बखान सुनने नहीं बैठी, या तो वो दहेज का दाम चुकता करे, वरना दहेज के 2 लाख तुझे बहू से बाई बनाकर अदा करवाऊंगी। मोहिनी कोहिना को खूब खरी खोटी सुनाती है। एक सांझ दोनों माँ बेटे मिलकर कहते हैं, माँ मैं तो कहता हूँ इस बला को उठाकर सीधे बाहर फेंक देते हैं। मानस, तू बड़ा मंदबुद्धि है। देखते जा, मैं इसे ऐसे कुत्तों की तरह काम करवाऊंगी कि ये खुद अपना रास्ता नाप लेगी। दहेज की 2 लाख के दाम के लिए मोहिनी कोहिना के कंधों पर हर एक दिन सैकड़ों कामों का बोझ बढ़ाती जाती है। अरे ओ काली स्याह, बैठी क्यों है, काम कर। माँ जी, सारा काम हो गया है, अब करने को क्या बचा है? आप जानबूझकर मेरे लिए कामों में कमी निकाल कर मुझे तंग करती हैं। इतनी ज्यादती तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता। ये सुनकर मोहिनी गुस्से से भौएं चढ़ाकर कोहिना को कसाई की नाई मारती है। तभी मानस भी उस पर टूट पड़ता है। अरे मेरी माँ से जबान लड़ाने की तेरी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में तुझ काली बदरा की जरूरत नहीं है। दोनों बेचारी बहू को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती है। कोहिना रोते हुए एक जंगल की ओर अग्रसर होती है कि एकाएक उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो किसी हिरनी की करहाने की आवाज है। काफी खोजबीन के बाद कोहिना को वो हिरनी जंगल के बीचों बीच पड़ी दिखती है। लगता है ये हिरनी बेहद प्यासी है, शायद प्यास के प्रभाव से इसका चेहरा कुमला गया है। कोहिना पास पड़े मिट्टी के एक बर्तन में नदी से पानी लाकर जैसे ही हिरनी को पिलाती है, एक तेजोमय प्रकाश के साथ हिरनी परी में परिवर्तित हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बरसों बाद मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया। पर तुम हिरनी कैसे बनी थी? बरसों पूर्व मुझसे एक परिपक्व पाप हो गया था, जिसके कारण मैं परी से हिरनी में बदल गई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी की नजर एकाएक कोहिना के फटे पुराने कपड़ों पर जाती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अपने कौतुक से एक मलमल कपड़ा उसे देकर कहती है, कोहिना, ये एक जादुई मलमल का वस्त्र है, जिसे तुम किसी भी सांचे में ढाल सकती हो। साथ ही ये तुम्हारी दिन दशा को भी बदलाव देगा। जादुई कपड़े का भेद बताकर परी ओझल हो जाती है। जादुई कपड़े को लेकर कोहिना अपने पिता के घर पहुंचती है। पिताजी। अरे मेरी बच्ची, तू ससुराल में सब कुशल मंगल तो है? पिताजी, वो दोनों माँ बेटे अव्वल दर्जे के दरिंदे हैं। दहेज के 2 लाख के दाम के लिए पति की प्रताड़ना और सास का सताव सब कुछ सहन किया। उन्होंने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझ काली को बहू बनाया था। दीना की निगाह चमकते कपड़े पर पड़ती है। ये कितना सुंदर मलमली कपड़ा है, एकदम सोने के समान चमक दमक रहा है। कोहिना अपने पिता से परी का परिचय साझा करती है। बेटी, ये मलमली कपड़ा जादुई है या नहीं, पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए इससे कुछ मांग कर देख। जादुई मलमली कपड़े इसी पलछिन सुंदर लहंगे के सांचे में ढल जाओ। कोहिना के कहते ही वो जादुई मलमली कपड़ा एक सुंदर सुनहरे लहंगे में बदल जाता है, जिसे देख दोनों बाप बेटी की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। पिताजी, ये तो सचमुच में जादुई कपड़ा था। उसी कपड़े से ये लहंगा बना है। इसका मतलब अब ये लहंगा जादुई लहंगा है। ये सोचकर कोहिना सुंदर सुनहरे जादुई लहंगे से बोलती है, ऐ मेरे जादुई मखमली लहंगे, मुझे खूब सारे सुंदर लहंगे दो। कोहिना के इतना कहते ही जादुई मखमली लहंगे में तेज प्रकाश पड़ने के साथ उसके भीतर से सैकड़ों रंग बिरंगे सुंदर लहंगों की बौछार लग जाती है। अब ये जादुई लहंगे से मिले ये लहंगे ही कोहिना की कमाई का जरिया बनेगा। अब हम दोनों मिलकर लहंगों का कारोबार शुरू करेंगे। जादुई लहंगे से मिले लहंगों को लेकर कोहिना बाजार में बड़े लहंगे व्यापारी के हाथों उन्हें बेच आती है, जिससे उसे जो पैसे प्राप्त होते हैं उससे वो सबसे पहले अपने घर की आर्थिक अवस्था को सुधारती है। ऐसे ही हर एक दिन वो जादुई लहंगे से लहंगे की बड़ी व्यापारी बन जाती है। कुछ महीनों बाद
पिताजी, जादुई लहंगे से मिले सुंदर लहंगे आज लाखों में बिक रहे हैं। हमारी आर्थिक दशा फर्श से अर्श पर आ गई है, जिसका मुख्य श्रेय जादुई मलमली लहंगे को जाता है। बेटी, अब तो हमारे पास पैसे की कोई किल्लत नहीं रही। जादुई लहंगे से हम दहेज का 10 गुना दाम दे सकते हैं। अब तू अपने ससुराल चली जा। पिताजी, मैं इस जादुई लहंगे से उन लोभियों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। कोहिना अपना बीता जीवन बिसार कर बिना रुके थके आगे की ओर अग्रसर होती है। हे मेरे जादुई मलमल के लहंगे, मुझे भिन्न भिन्न भांति के लाजवाब लहंगों को मुहैया कराओ, ताकि मैं गरीबों की बेटियों को जो दुल्हन बनती हैं, उनका महंगा लहंगा पहनने की लालसा को पूरा कर पाऊं। जादुई मलमली लहंगा कोहिना को अनेकों सुंदर साँचे से गड़े लहंगे देता है, जिनसे कोहिना गरीब बेटियों के ब्याह में लहंगे दिया करती थी। समय गुजरता गया। अब कोहिना के लहंगों के कई बड़े शोरूम, दुकान और कारखाने हो चुके थे। फिर एक दिन कोहिना अपने जादुई लहंगे को निहारती हुई कहती है, क्या मेरा ये जादुई लहंगा मेरे काले भद्दे रूप को भी बदल सकता है? ऐ मेरे जादुई लहंगे, मेरे काले रूप की काया पलट कर दो। कोहिना के कहते ही उसी पल छिन जादुई लहंगा कोहिना को सर से पांव तक सराबोर कर देता है, जिसके साथ उसका रूप एक मेनका जितना निखर जाता है। क्या सचमुच ये मेरा ही अक्ष है? शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, तुमने मेरे कुरूपता की काया पलट कर दी आज। अपने सुंदर सुनहरे रूप को देख कोहिना फूले नहीं समाती और बहू का बुरा जीवन बिसार कर बतौर भविष्य में आगे बढ़ जाती है। औरत को पहुंचाया गया आघात अक्सर उनके जीवन में गहरी छाप की छवि छोड़ जाती है, जिसे बिसारना बेहद कठिन हो जाता है। आज कोहिना का नाम सैकड़ों सफल औरतों की श्रेणी में शुमार है। स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अगर उसे अपना साया समझकर साथ लिए चलो तो सफलता की सीढ़ियां भी आपका साथ देती हैं।